आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन। तो देखिए क्रियाकलाप 1.11 से चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। मतलब चाइना डिश में आपको 1 ग्राम कॉपर लेना है और उसे गर्म करना है। आपने क्या देखा उसको नोट कीजिए। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके सतह पर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना, यहां प्रश्न उठ रहा है। तो देखिए यह कॉपर ऑक्साइड, यह कॉपर जो है, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बना है। तो कॉपर ऑक्साइड कैसे बना? कॉपर ऑक्साइड बना है कॉपर और ऑक्सीजन के जुड़ने से, यानी कॉपर में जब ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहां देखिए ये कॉपर, ये ऑक्सीजन, चूंकि गर्म किया जा रहा था तो ये तापन लिखेंगे तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ यानी कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, अब इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अब क्यों हो जाता है तो यहां लिखा है क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका उल्टा यहां अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तथा कॉपर प्राप्त होता है। मतलब कॉपर ऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए, गर्म तो कर ही रहे थे, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ता है और जल बनाता है और फिर से देखिए कॉपर प्राप्त हो गया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन। तो अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यहां पर देखिए यहां ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ, यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यह भी बात देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन, शॉर्ट में कहें तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब अगर किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अपचयन, इंग्लिश में रेडॉक्स। तो यहां देखिए यहां ऑक्सीजन की कमी हुआ तो यहां अपचयन, यहां देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, यहां पर देखिए जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो देखिए जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। दूसरा उदाहरण देखिए यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो बनता है मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस।
अभिक्रिया 1.31 में कार्बन जो है उपचयित होता है, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और उपचयित होकर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होता है, किसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। अब अभिक्रिया बात करते हैं 1.32 में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो Cl2 में उपचयित हो रहा है, मतलब Cl2 में उपचयित हो रहा है। तो यहां पर देखिए HCl है, इससे बन गया Cl2, उपचयित हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का अलग होना उपचयित को दर्शाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड में देखिए, इससे यह बना है मैग्नीज क्लोराइड, इसमें अपचयित हुआ है, क्योंकि यहां देखिए ऑक्सीजन अलग हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है, यानी उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मतलब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता था, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, चूंकि ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहां पर उपचयन होता है। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो आइए सबसे पहले समझेंगे संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। लोहा का जो नई वस्तु होती है चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त, मतलब लाल जैसा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल से आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का बैठना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, यह भी संक्षारण के एक अन्य उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अब समझेंगे हम लोग विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है समझते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? सोचिए कि अगर कोई तेल वाला सामान, वसा वाला सामान लंबे समय तक रखा जाए तो उसका स्वाद कैसा होता है, गंध कैसा होता है? उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं।
तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी कि प्रतिऑक्सीकारक, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जुड़ पाए, तो अपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, खास करके उस खाद्य पदार्थ में जो तेलीय होते हैं, वसायुक्त होते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखने से क्या होता है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि ये कम सक्रिय गैस है, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके।